नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि क्रैश के समय हमें जो प्राइस पर मिल रहा था उसी प्राइस में मिलता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट भले ही 50% ऊपर निकल चुकी है, लेकिन ये स्टॉक अभी भी उसी प्राइस पर मिल रहा है जब हमें मार्केट में क्रैश देखने को मिला था। तो क्या कोई स्टॉक में प्रॉब्लम है, कोई फंडामेंटल यहाँ पर रिस्क है, इसी वजह से स्टॉक नीचे है, या फिर यहाँ पर हमें अच्छा मौका मिल सकता है? क्या ये धोखा है या मौका है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो स्टॉक का नाम आपके सामने है। इन सब स्टॉक को तो आप सब जानते ही होंगे, कोल इंडिया लिमिटेड PSU स्टॉक है। यहाँ पर क्या ये धोखा है या मौका है, इसके पहले यहाँ पर हम इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स देख लेते हैं। Q1 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। यहाँ पर सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ में दिए गए हैं। अगर बात करें टोटल इनकम के बारे में तो आप देख पाएंगे टोटल इनकम है 19,271 करोड़ के आसपास, जो कि हमें क्वार्टर बेसिस भी नीचे आती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा है। अगर बात करें यहाँ पर इसके नेट प्रॉफिट के बारे में तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकल कर आता है वो भी देख लेते हैं। तो आप देख पाएंगे 2077 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें देखने को मिल रहा है, जो कि यहां पर 4629 करोड़ के आसपास था पिछले साल। तो यहां पर भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तकरीबन 55% का फॉल हमें प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है और क्वार्टर बेसिस पे भी कम से कम 50% का फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है हम कह सकते हैं कि वीक ही है और यहाँ पर एक्सपेक्ट भी किया गया था कि सारी कंपनीज के Q1 के रिजल्ट हमें वीक आते हुए ही नजर आने वाले हैं। अब कोल इंडिया में ये धोखा है या मौका है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा फंडामेंटली स्टॉक को एनालाइज कर लेते हैं। तो कोल इंडिया एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 78,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 125 रुपीज हमें, जो कि 1.22% नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में 5.5% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 3.8% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 36.72% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 5 ईयर के बारे में बात करें तो 63.12% के नेगेटिव रिटर्न्स हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो 5 ईयर लॉन्ग टर्म में भी इसने हमें पैसे छाप के नहीं दिए, यहां पर हमें लॉस ही देखने को मिल रहा है। यहां पर कंपनी के कुछ और भी बातें कर लेते हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो PE रेशियो है 4.61 नहीं, माफ कीजिए 4.61, जबकि सेक्टर का PE है 26.38। PB रेशियो है 2.36, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 2.54 और डिविडेंड यील्ड देखिए, शानदार डिविडेंड यील्ड है 9.59%। 9% की धमाकेदार डिविडेंड यील्ड हमें यहां पर देखने को मिल रही है, जबकि सेक्टर की डिविडेंड यील्ड है 1.18% के आसपास। यहां पर कंपनी क्या काम करती है दोस्तों, आपको पता ही है। कोल इंडिया लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी। द कंपनी इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कोल, जैसे कि नाम में ही पता चलता है। इट सर्व्स पावर एंड स्टील सेक्टर एज वेल एज सीमेंट, फर्टिलाइजर, ब्रिक एंड किल्स इंडस्ट्रीज अमॉन्ग अदर्स। तो यहाँ पर कोल इंडिया नाम से ही पता चलता है प्रोडक्शन और सेल करती है कोल की। तो यहाँ पर कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड भी जरा देख लेते हैं। तो कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है रेवेन्यू प्रॉफिट में। अब देख पाएंगे रेवेन्यू में भी हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, हालांकि 2020 में थोड़ा सा डिप हमें रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें प्रॉफिट के बारे में तो प्रॉफिट भी ग्रेजुअली हमें इंक्रीज होता हुआ ही नजर आ रहा है। हालांकि 2019 के कंपेरिजन में 2020 में थोड़ा सा हमें प्रॉफिट में भी डिप देखने को जरूर मिला है, लेकिन ओवरऑल यहां पर ऐसा तो नहीं है कि कंपनी यहां पर लॉस मेकिंग है, उसके बावजूद स्टॉक नीचे जाता हुआ नजर आता है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लेते हैं तो यहां पर मार्केट शेयर तो 100% है, क्योंकि यहां पर कोल इंडिया एक इकलौती कंपनी है जो कि यहां पर प्रोडक्शन और सेल कर सकती है। हालांकि ऐसी न्यूज आ रही है कि कोल माइंस यहां पर प्राइवेट कंपनीज भी यूज कर पाएंगी, ये आगे आने वाली न्यूज है, यहां पर अपडेट नहीं हुआ होगा। तो यहां पर अगर बात करें ग्रोथ व्यू के बारे में तो यहां पर एनुअल में देख लेते हैं। एनुअल व्यू तो आप देख पाएंगे काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ दिखाई दे रहा है, कभी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, कभी तुरंत यहां पर हमें नेगेटिव में नंबर जाता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर कभी भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 66.13, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड के पास 9.64% की होल्डिंग है। DIIs के पास है 22.21% की होल्डिंग। FIIs के पास 7.85% की होल्डिंग। अदर पार्टीज यानी कि हमारे आप जैसे लोगों के पास है 3.8% के आसपास की होल्डिंग।
कंपनी को कुछ और बेसिस पर भी यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे ऑपरेटिंग मार्जिन जो दिखाई देता है 25.57% है, जो कि पिछले साल से थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.38% है, जो कि हमें यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आता है। हालांकि बात करें इसके आरओई के बारे में तो आरओई का नंबर शानदार दिखाई दे रहा है, 52 के आसपास का आरओई है। भले ही पिछले साल से कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये भी शानदार नंबर है। आरओसी के बारे में बात करें तो 24.19 है, पिछले साल के मुकाबले नीचे आता हुआ नजर आता है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें यहाँ पर लिक्विडिटी रेशियो के बारे में तो करंट रेशियो 1.72 है, जो कि पिछले साल से बढ़ चुका है। क्विक रेशियो है 1.59, जो कि पिछले साल से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर कंपनी में लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर बैंकरप्ट हो जाएगी कंपनी, यहाँ पर कैश नहीं है कंपनी के पास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेट के बारे में बात करें तो कंपनी पर ज्यादा डेट भी नहीं है, हालांकि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर डेट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 है, लेकिन मैनेजेबल डेट है, लेकिन बहुत ही ज्यादा डेट है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 48.87 है, जबकि पिछले साल 99.62 दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अगर आपको ये सारे टर्म समझ में नहीं आ रहे और ये समझना चाहते हैं तो आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। टर्नओवर रेशियोज के बारे में बात करें तो 64.04% का टर्नओवर रेशियो है, यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले नीचे आता हुआ नजर आता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी हमें यहाँ पर गिरावट साफ साफ नजर आ रही है। अगर बात करें यहाँ पर ग्रोथ रेशियोज के बारे में तो 3 ईयर सीएजीआर सेल्स जो हमें देखने को मिल रहा है पिछले साल के मुकाबले नीचे आता हुआ नजर आता है, लेकिन यहाँ पर 3 ईयर सीएजीआर नेट प्रॉफिट में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पहले यहाँ पर -15 देखने को मिल रहा था, जो कि यहाँ पर 10% पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी बात हम चार्ट्स पर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला था तभी भी इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। उसके बाद थोड़ी सी हमें तेजी दिखाई दी, वापस स्टॉक नीचे आया, वापस स्टॉक ऊपर गया और ओवरऑल हमें यहाँ पर स्टॉक नीचे आता हुआ ही नजर आ रहा है। अब देख पाएंगे वापस स्टॉक अपने क्रैश के लेवल पर ही आता हुआ नजर आ रहा है। काफी ज्यादा वीकनेस हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो आप देख पाएंगे मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 27.1, काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर ये 20 के भी नीचे चला जाता है तो हाईली ओवरसोल्ड भी हमें यहां पर नजर आ सकता है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आरएसआई का नंबर है 32.19, यहां पर भी काफी ज्यादा वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है। 30 के अंदर जाता है तो हमें यहां पर ओवरसोल्ड सिचुएशन दिखाई दे सकती है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में बियरिश क्रॉसओवर ऑफ कोर्स देखने को मिल ही रहा है, और अच्छी खासी गिरावट भी उसके बाद हमें देखने को मिली है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे स्टॉक बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लोअर बैंड का लेवल करंट मार्केट प्राइस के आसपास है, करंट मार्केट प्राइस है 125 का लेवल, मीडियन का लेवल है 135 का लेवल, अपर बैंड है 145 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 135 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो 142 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर सपोर्ट्स की बात करें तो आप देख पाएंगे हमें यहाँ पर 127 का सपोर्ट दिखाई देता था, जो कि हमें यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगला जो सपोर्ट दिखाई दे सकता है वो है 119 के आसपास का लेवल। इसके ऑल टाइम चार्ट पर चलते हैं, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे स्टॉक में हमें ओवरऑल बियरिश ट्रेंड ही बनता हुआ नजर आता है। 2010 के आसपास लिस्टिंग हुई, उसके बाद हमें तेजी देखने को मिली, गिरावट आई, फिर से थोड़ी तेजी आई, फिर अच्छी खासी गिरावट आई, उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिला। स्टॉक ऑल टाइम हाई बना चुका था 450 के लेवल के आसपास, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर वीकनेस बनी हुई है, अब देख पाएंगे स्टॉक नीचे आता हुआ ही नजर आ रहा है। यहाँ पर रिवर्सल के संकेत ही दिखाई नहीं दे रहे। अब देख पाएंगे पहले ये 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता था और वापस वहां से नीचे आ जाता था, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन तो ऐसी हो चुकी है कि 20 मंथ्स का जो ईएमए है उसी के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करता है और वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो क्या ये धोखा है या फिर मौका है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने जो नंबर्स देखे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, हमने यहाँ पर इसके अलग अलग रेशियोज देखे, उसके हिसाब से तो स्टॉक यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिटर्न रेशियोज काफी अच्छा है, डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा है, यहाँ पर इसका जो वैल्यूएशन है वो काफी अच्छा है, तो वो हिसाब से तो स्टॉक अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद स्टॉक नीचे क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ और भी चीजें होती है जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पर ऐसी चीजें जो कि हम माप नहीं सकते, जिसका मेजरमेंट नहीं हो सकता। यहाँ पर कोल इंडिया के यहाँ पर जो वर्कर्स है, लेबर है, यहाँ पर स्ट्राइक लग जाती है। आपको पता ही होगा, कई सारी ऐसी न्यूज आ चुकी है, कई बार ऐसा होता रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, यहाँ पर स्ट्राइक हो गई, वो हो गया। तो यहाँ पर जो
एम्प्लॉइज़ है वहाँ पर हमें सरकारी कामकाज दिखाई देता है। जैसे कि मैंने कहा ये एक पीएसयू स्टॉक है तो काम भी वैसा ही होता हुआ नजर आता है। और ओवरऑल आपको पता ही है कि पीएसयू स्टॉक्स हमें नीचे आते हुए ही नजर आ रहे, चाहे कोल इंडिया हो, आईओसी हो, ओएनजीसी हो, सारे स्टॉक्स हमें नीचे आते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ इनटेंजिबल भी फैक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर यही फैक्टर है कि यहाँ पर बार बार स्ट्राइक्स देखने को मिल जाती है, यहाँ पर बार बार लेबर चले जाते हैं स्ट्राइक पर कि हम काम नहीं करेंगे, तो इससे एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है कंपनी की और इसी कारण से हमें स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये भी एक बार समझ लेते हैं। तो ओवरऑल नंबर्स के हिसाब से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का कामकाज अच्छा चल रहा है, कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज है वो सारे भी हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो पीएसयू स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है, जिन्हें डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा का एलोकेशन, अपने कैपिटल का 5% से ज़्यादा का एलोकेशन कभी भी ऐसे स्टॉक्स में आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड करते हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अपना जो पूरा कैपिटल है तो उसमें से 5% से ज़्यादा का एलोकेशन कभी भी ऐसे पीएसयू स्टॉक्स में नहीं करना है जो कि ओवरऑल हमें नीचे आते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर डिविडेंड पर्पस के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कैपिटल अप्रिसिएशन आपको मिलेगा तो उसके चांसेस भी मुझे काफ़ी कम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, 120 के आसपास का लेवल, जहाँ पर स्टॉक ने मार्च के क्रैश के समय भी सपोर्ट लिया था। तो अगर ये सपोर्ट टूटता है तो और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल ये सपोर्ट हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, काफ़ी समय से यही सपोर्ट हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो बाइंग करना चाहते हैं, कोल इंडिया में जो इंटरेस्टेड है, डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वरना इसे अवॉइड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए मौका है, लेकिन जो कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सोच रहे हैं यहाँ से स्टॉक तुरंत ही डबल हो जाएगा, तो उनके लिए मेरा मानना है कि ये धोखा ही रहने वाला है। तो ऐसी बात है, समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने बहुत मेहनत की आप लिए वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।